नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट्स की ये डिमांड आ रही थी कि हमें एथिक्स की सीरीज़ इस चैनल पर लेकर आनी चाहिए। आज हम उसी एथिक्स की सीरीज़ को लेकर आ रहे हैं। जीएस पेपर 4 जो कि यूपीएससी के सिलेबस का एक अहम हिस्सा है, उस सीरीज़ को आज हम इस चैनल पर शुरुआत करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में इस पेपर को हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें इस सीरीज़ में, जहाँ पे हम थ्योरी पोर्शन को भी कवर करें एंड केस स्टडीज़ को भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आज की अपनी इस वीडियो में बहरहाल हम समझेंगे कि ये पेपर आखिर है किस बारे में, इसका सिलेबस क्या है, क्या यूपीएससी हमसे चाहता है, क्यों इस एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया गया, इस पेपर को पढ़ते समय हमें अप्रोच कौन सी रखनी चाहिए, कब इस पेपर की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे एंड साथ ही में जानेंगे कि आखिरकार इसका सिलेबस है क्या, कहां पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कहां नहीं देने की जरूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस पहली वीडियो से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज ही काफी ज्यादा पसंद आएगी। अगर इस पेपर की बात करें जीएस 4, इसके सिलेबस में जब सबसे पहले इस पेपर का नाम मेंशन किया गया है, उसमें 3 ही शब्द दिए गए हैं, दैट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये 3 शब्दों में सारा सिलेबस कवर नहीं होता है। ये 3 सिर्फ रिफ्लेक्टिव शब्द हैं जो कि पेपर के बारे में थोड़ी सी झलक देते हैं। इसके अलावा भी काफी कुछ है इस सिलेबस में एंड आप देखेंगे तो समझेंगे कि सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है। सबसे पहले जो एक बेसिक सवाल उठता है कि व्हाई वाज दिस पेपर इंट्रोड्यूस्ड बाय यूपीएससी। हम सब जानते हैं कि 2013 की मार्च में जब नोटिफिकेशन आया तो सब लोग ये देख के हैरान थे कि ये नया पेपर कौन सा इंट्रोड्यूस कर दिया। ये जो पेपर है इसको इंट्रोड्यूस करने की एक बहुत ही गहन और गहरी वजह रही है एंड यूपीएससी ने उसी वजह के कारण 2013 में ये पेपर इंट्रोड्यूस किया। वजह क्या है समझ लेते हैं। देखिए, 1947 में हम आज़ाद हुए और तब से लेकर 2013 तक, इनफैक्ट आज भी अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स आ चुकी हैं जहां पे सरकार हर तरह से ये कोशिश कर रही है कि हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं, उन्हें पूरा किया जा सके, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना की जा सके, लोगों तक शिक्षा, खाना, पढ़ाई, ये सारी चीज़ें जो हेल्थ, ये सारी चीज़ें पहुंचाई जा सकें, क्लीनलीनेस पहुंचाई जा सके। ऐसे में सरकार ने हजारों स्कीम्स को लॉन्च किया है इन 70-75 सालों में एंड करोड़ों रुपए जो हैं इन स्कीम्स के ऊपर खर्च कर दिए हैं। बट उसके बावजूद भी ये स्कीम्स सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं। ऐसे में एक हमारे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने सच्चाई का सामना किया और उन्होंने खुलेआम ये कहा कि भाई सरकार 1 रुपया अगर भेजती है तो गरीब जनता तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। और मुख्य वजह है करप्शन, जो कि सरकार के ब्यूरोक्रेसी के हर लेवल में देखने को मिलती है। सरकार को भी ये समझ आया। सरकार ने इसीलिए यहाँ पर ये सोचा कि अगर करप्शन को खत्म किया जाए, अगर हम सिस्टम में एथिक्स लेकर आए तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कहां पर एथिक्स को लेकर आना होगा। सरकार को समझ आया कि अगर हम ब्यूरोक्रेसी में एथिक्स को इंट्रोड्यूस कर दें, ब्यूरोक्रेसी को एथिकल दिशा में पुश करें, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ऑफ कोर्स जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उन्हें भी एथिकल होना चाहिए, लेकिन यहां पर सिलेबस की बात हो रही है तो ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से एथिकल बनाया जाए उस पर सरकार का फोकस आया एंड इसीलिए 2013 में ये पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया। अब एक चीज और भी मैं यहां पे बता दूं, सरकार ब्यूरोक्रेसी से ये चाहती है कि भाई आपको कल को ये एक्सक्यूज ना देना पड़े, जी हमें तो पता नहीं था कि इस सिचुएशन में कैसे एक्शन लेते हैं, इस सिचुएशन में कैसे काम करते हैं। इसीलिए सरकार ने कहा कि भाई पहले ही पढ़ लो। एथिक्स का पेपर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें हम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस से जुड़े हुए हर तरह के पहलू को आपको पढ़ा देंगे, ताकि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनो आपके पास इग्नोरेंस कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। एंड यही वजह देखने को मिली कि सरकार ने ये पेपर को इंट्रोड्यूस किया। अब बात करते हैं कि भाई जब हम एथिक्स को पढ़ते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो हिस्सा है अप्रोच का वो ये दैट यू हैव टू अनलर्न एंड देन रीलर्न। अनलर्न मीन्स व्हाट? देखिए, हम अब आप में से कोई 20 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा, राइट? आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, आप ये मानकर चलें कि आपकी परवरिश के दौरान आपने बहुत सारी वैल्यूज सीखी हैं, बहुत सारी वैल्यूज आपके सिस्टम का हिस्सा बनी हैं। कुछ में से कुछ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी। जैसे कि बहुत ही आसानी से आपके घर में आपको देखने को मिल सकता है कि भाई जातिवाद या फिर कम्युनलिज्म, ये सारी चीज़ों को एक्सेप्टेंस मिली हुई हो और उन्हें प्रैक्टिस भी किया जाता हो। ऐसे में जब आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं, यू कांट बी एन आईएएस ऑफिसर
of a particular village, of a particular district, of a particular caste, of a particular religion, or a particular state for that matter, you are an IAS officer for the purpose of this country. So जब आप कंट्री के लेवल पे IAS ऑफिसर हैं, जब आप इस देश के IAS ऑफिसर हैं, तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो एक पर्टिकुलर जाति, एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर गांव या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट की नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पे जो पहली अप्रोच होती है वो ये है दैट यू हैव टू अनलर्न योर system that you have, or unlearn the kind of bondages that you are carrying with you and relearn the things from a new perspective, a fresh perspective, right? दूसरा, develop the habit of being practical, right? So ये चीज को आप मानकर चलें। देखिए, हम एथिक्स के सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो 50% ऑफ द पार्ट है इस पेपर में वो प्रैक्टिकल पार्ट है, दैट इज केस स्टडीज हमसे पूछी जाती हैं। 6 केस स्टडीज हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे में वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन आवर अप्रोच। लेकिन एक चीज हमें ये भी देखनी चाहिए कि हम एक दिन में प्रैक्टिकल नहीं हो सकते। वी कांट जस्ट सिट इन द एग्जाम एंड वी कांट एक्सपेक्ट अस टू बी प्रैक्टिकल, एंड उस प्रैक्टिकल बेसिस पे या प्रैग्मेटिक बेसिस पे हम केस स्टडीज का आंसर नहीं करके आ सकते। हमें आज ही अपने अंदर वो क्वालिटी लेकर आनी होगी। हमें अपने लुक अराउंड करना होगा, आसपास देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर गलत काम हो रहे हैं। अगर पर्टिकुलर सिचुएशन है वहां पर मैं एज एन ऑफिसर वहां पे कैसे स्टेप लेता, यहाँ पर आपको वो प्रैग्मेटिक माइंडसेट डेवलप करना होगा। फॉर एग्जांपल, आप रोड पे जा रहे हैं, आपने देखा कि कोई पुलिस वाला या कोई ऑफिसर किसी ड्राइवर से रिश्वत ले रहा है। ऐसे में अगर आप वहां होते तो आप क्या करते? आप रोड पे जा रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो भूख से तड़प रहा है, आप वहां पे क्या करते? आपको लेट्स से आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम देते जाते समय आपको दिखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है। नाउ व्हाट विल यू डू? विल यू गो फॉर द एग्जाम, इग्नोर दैट पर्सन, और विल यू हेल्प दैट पर्सन, या फिर कुछ और यहां पर करेंगे? सो व्हाट विल यू डू? नाउ दिस इज समथिंग विच यू प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ, राइट? सो यहां से आपको ये सेकेंड अप्रोच की मैं बात कर रहा हूं, दैट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, बी प्रैग्मेटिक ऑन योर डेली बेसिस। वो मैंने यहां पे लिखा भी। नाउ थर्ड इज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन विल बी कंसेप्ट बिल्डिंग। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि ये जो पेपर है इसका सिलेबस हम देखेंगे, इसमें 8 टॉपिक हैं। 8 में से जो 7 टॉपिक हैं वो आई मीन थियोरेटिकल पोर्शन है, जहां पर आपके वैल्यूज, एथिक्स, ग्रेट लीडर्स, देन साइकोलॉजी से जुड़े हुए, गवर्नेंस से जुड़े हुए सभी तरह के टॉपिक्स हैं। एंड 8वां टॉपिक जो है जिससे 50% ऑफ द क्वेश्चंस आ जाते हैं, दैट इज केस स्टडीज, राइट? नाउ आपको वो 8वां टॉपिक केस स्टडीज को करने से पहले कंसेप्चुअल बिल्डिंग करनी होगी, क्योंकि देखिए मार्क्स तो दोनों में लगभग 50% ही डिवाइडेड है, लेकिन जब तक आपका पोर्शन ए या सेक्शन ए दैट इज ऑफ थ्योरी दैट विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग, तब तक आपका केस स्टडीज भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। सो कंसेप्ट बिल्डिंग इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। मैं देखता हूँ कई सारे स्टूडेंट्स को कंसेप्ट्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काफी ज्यादा बोरिंग है। ट्रस्ट मी, आई विल ट्राई टू मेक इट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, राइट? सो आपको मजा आने वाला है, राइट? चलिए, फिर आता है एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नाउ ये भी एक चीज बहुत जरूरी है, हमें अक्सर देखने को मिलता है कि जी जब प्री हो जाएगा तब हम यहाँ पे इस पेपर की तैयारी शुरू करेंगे कि 3 महीने तो होते हैं। ये वाली जो सोच है ना, ये वाली सोच भी कहीं ना कहीं आपके लिए डेट्रीमेंटल साबित होती है जब आप इस पेपर को देकर आते हैं। एक चीज को समझकर चलें, ये पेपर आपका मेक या फिर ब्रेक की सिचुएशन पैदा कर सकता है। तो इसलिए ये पेपर को थोड़ा सा हल्के में नहीं लेना है, इस पेपर को ड्यू टाइम देना है, यानी कि कम से कम 1 साल देना है इसकी तैयारी करते हुए। एंड ऑफ कोर्स यूपीएससी वांट्स यू टू लिव योर होल लाइफ एज पर दिस पेपर और एज पर द वैल्यू सिस्टम दैट यू डेवलप व्हाइल रीडिंग दिस पेपर, राइट? सो 1 साल का समय कम से कम इस पेपर को आपको देना चाहिए और वो जाता भी है, ठीक है जी? चलिए, नाउ वेयर डज दिस पेपर हेल्प अस? तो देखिए, जीएस पेपर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, 250 नंबर का ये मेंस में आ जाता है। एंड 250 में से हमने देखा है कि 160 नंबर तक सिक्योर किए गए हैं, राइट? जनरली जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो 100 टू 110 के बीच में जाकर रुक जाते हैं और ये टॉपर्स का रहता है। बट अगेन, अगर आपको अच्छे नंबर इंश्योर करने हैं, आप यहाँ पर 150 को टारगेट करके मिनिमम चल सकते हैं एंड 150 के अराउंड भी आप सिक्योर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू गिव प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, जो कि बन जाता है, राइट? दूसरा, यहां पे तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ इंटरव्यू में भी आपको काफी ज्यादा सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहां पे भी आपको ये पेपर जो है काफी ज्यादा हेल्प करेगा, राइट? एंड वहां पर क्यों हेल्प करेगा? फॉर एग्जांपल, आपसे पूछ लिया गया दैट यू आर एन ऑफिसर,
आपको दिख रहा है कि प्रोटेस्टर्स जो हैं आपकी तरफ चलकर आ रहे हैं, आप क्या करेंगे, क्यों करेंगे? अब क्या करेंगे इज वन पार्ट एंड क्यों करेंगे इज सेकंड पार्ट। नाउ क्या करेंगे इज समथिंग विच यू गिव आंसर टू, बट देन क्यों करेंगे इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, एंड वो आपका जो आपका कंसेप्चुअल पार्ट है उससे डेवलप होता है। सो यहां पर इंटरव्यू में भी काफी ज्यादा हेल्प आपको यहां पर मिलने वाली है। एंड थर्ड इज एसए का जो हमारा एग्जाम रहता है, उसमें भी आजकल हमें देखने को मिला है पिछले काफी समय से कि जो फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि फिलॉसफी का इससे क्या लेन देन, तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ते हैं, वहां पर हमें काफी ज्यादा हमारा जो माइंडसेट है वो फिलोसफिकल बेंड की तरफ चला जाता है। एंड इसी के साथ साथ बहुत सारे और टॉपिक्स यहाँ पे जैसे एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब पढ़ते हैं, वो भी हमें यहाँ पे काफी ज्यादा मदद देखने को उसकी मिलती है एसए के एग्जाम में। एंड ऑफ कोर्स आपका ये जो पेपर है थ्रू आउट योर लाइफ एज अ ब्यूरोक्रेट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, विदाउट सेइंग दैट, राइट। सो ये सारी जगहें हैं जहां पर ये पेपर हमें हेल्प करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस को अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर टोटल जो है वो 8 टॉपिक हमें देखने को मिलेंगे। 8 टॉपिक्स में से जो सेक्शन 1 है उसमें टॉपिक 1 to 7 आ जाता है, एंड सेक्शन 2 जो है उसमें टॉपिक नंबर 8 दैट इज केस स्टडीज आ जाता है। मैंने यहाँ पे पहले भी बताया कि 12 क्वेश्चन हैं, 12 में से 6 क्वेश्चन सेक्शन 1, 6 क्वेश्चन सेक्शन 2 से आ ही जाते हैं, ठीक है। अब पहले टॉपिक की अगर हम बात करें, पहला टॉपिक एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का, उसको हम ये जो पेपर है उसकी अगर पहले टॉपिक से भी अगर पहले बात करें तो उसकी जो फर्स्ट लाइन है इस सिलेबस की वो क्या कहती है उसको हम देख लेते हैं। कहता है जी, दिस पेपर इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, probity in public life and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with the society. Now हमारा एटीट्यूड कैसा है? देखिए एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जो कि हमारे जीवन में हर दिन हमें फेस करना पड़ता है, राइट। हाँ, इट इज अ कंसेप्ट विच इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड, इट इज अ समथिंग विच इज देयर इन आवर लाइफ ऑन डेली बेसिस। जैसे कि आपको कोई फ्रूट पसंद है, आपको कोई फिल्म पसंद है, आपको कोई व्यक्ति नापसंद है, यहाँ पर ये पसंद और नापसंद बेसिकली आपके एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपको जो फ्रूट पसंद है आप उसे पसंद खुश होकर खाएंगे, तो यहाँ पर ये एटीट्यूड आ गया। आपको कोई फिल्म पसंद है, आपको उसे खुश होकर देखेंगे, एटीट्यूड आ गया। आपको कोई व्यक्ति नापसंद है, आप वहां पर थोड़ा सा दुखी होकर या फिर गुस्सा होकर वहां से निकल लेंगे जहां पर वो व्यक्ति आपको दिखते हैं। सो बेसिकली दिस इज एटीट्यूड। नाउ इसी तरह से हमारा एटीट्यूड सोसाइटी के वेरियस इश्यूज की तरफ भी होता है, जैसे कि पॉवर्टी की तरफ हमारा एटीट्यूड क्या है, डिस्क्रिमिनेशन की तरफ हमारा एटीट्यूड क्या है, कम्युनलिज्म की तरफ एटीट्यूड क्या है, राइट, हमारा रवैया बेसिकली। सो बेसिकली ये पेपर वही टेस्ट करना चाह रहा है कि आपका अलग अलग इश्यूज के प्रति, सोशल इश्यूज के प्रति एटीट्यूड कैसा है, आप कैसे इन इश्यूज से डील करते हैं। और ये सब कैसे जांचा जाएगा? ये सब 2 तरीके से जांचा जाएगा। पहले तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपकी केस स्टडी अप्रोच, एंड दूसरा ऑफकोर्स थियोरेटिकल नॉलेज से तो जांचा ही जाएगा, राइट। टॉपिक 1 एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस की बात करता है। इसमें हम क्या समझेंगे? इसमें हम जानेंगे कि एसेंस क्या है एथिक्स, मतलब एथिक्स कहते किसे हैं, एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, कंसीक्वेंसेस क्या हैं। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एथिक्स डेवलप होते हैं। साथ ही में हम जानेंगे मोरालिटी क्या होती है, वैल्यूज क्या होती हैं। वैल्यूज इंडिविजुअल लेवल पे होती हैं, मोरालिटी भी इंडिविजुअल लेवल पे होती है, एथिक्स सोसाइटी लेवल पे होते हैं। अगेन वैल्यूज के फैक्टर्स कौन से हैं, कैसे वैल्यूज डेवलप होती हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे, राइट। डायमेंशंस ऑफ एथिक्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। इसी के साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज दैट इज लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, ये हम यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद क्या है, रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि वैल्यूज हम कैसे हासिल करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वैल्यूज वो प्रिंसिपल्स या वो बिलीव्स हैं जो हमारे जीवन में हमें डेली गाइड करते हैं, राइट। जैसे ऑनेस्टी इज अ वैल्यू, मैं अगर ऑनेस्टी ड्रिवन हूं या वैल्यू सिस्टम में ऑनेस्टी है तो मैं हमेशा सच बोलूंगा। अगर अगेन हार्ड वर्क इज अ वैल्यू, इफ आई एम ड्रिवन बाय द हार्ड वर्क्स वैल्यू आई विल डू हार्ड वर्क, इफ आई एम ड्रिवन बाय द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन आई विल डू, आई हैव डिसिप्लिन इन माय लाइफ, राइट। बट सवाल उठता है कि आप ये डिसिप्लिन, हार्ड वर्क या ऑनेस्टी जैसी वैल्यूज को कैसे हासिल करते हैं, इनकलकेट कैसे करते हैं, कब इनकलकेट करते हैं, वो सारी चीजें भी हम इसमें पढ़ेंगे।
काफी वास्ट टॉपिक है, काफी लंबा समय इसमें जाता है। चलिए, दूसरा जो है एटीट्यूड। जब अभी मैंने आपको बताया कि भाई एटीट्यूड होता क्या है। मैंने आपको अभी कहा कि भाई हमारा रवैया, हम किसी चीज को पसंद करते हैं तो उसको उस अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंग होता है, ना पसंद करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर होता है। बेसिकली ये जो एटीट्यूड वाला टॉपिक है, इसमें हम एटीट्यूड का क्या कंटेंट होता है, यानी कि इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो हम देखेंगे। स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड फंक्शंस। नाउ एटीट्यूड में 3 चीजें आ जाती हैं जी। अगर हम उसको प्राइमरी फेसी देखें तो उसमें 3 चीजें आ जाती हैं, दैट इज CAB। 3 एलिमेंट्स आ गए, CAB, दैट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल पार्ट। अब कॉग्निटिव पार्ट कौन सा होता है कि भाई हमारा नॉलेज पार्ट, यानी कि मान लीजिए मुझे बता दिया गया कि वो XYZ जो पर्सन है उससे बचकर रहना, वो एक क्रिमिनल है। नाउ दैट नॉलेज पार्ट इज देयर कि वो व्यक्ति क्रिमिनल है। अब वो व्यक्ति जैसे ही मेरे सामने आएगा, मेरे मन में उसे देखकर गुस्सा आ जाता है। सो दैट इज अफेक्टिव पार्ट, दैट इज फीलिंग पार्ट। एंड बिहेवियरल पार्ट क्या होता है कि मैं अब उस व्यक्ति के कंसर्न में कैसे रिएक्ट करता हूँ। उसने मुझे बुलाया तो क्या मैं उससे बात करता हूँ, बात खुश होकर करता हूँ, गुस्से में करता हूँ, या फिर वहां से निकल लेता हूँ ना। ये सारा जो है 3 पोर्शंस आ जाते हैं हमारे एटीट्यूड के, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियरल पार्ट। इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि एटीट्यूड हमारी लाइफ में डेली बेसिस पे हमें कैसे हेल्प करता है। एटीट्यूड के फंक्शंस क्या हैं, ईगो डिफेंसिव फंक्शन है और बाकी सारे फंक्शंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एटीट्यूड का हमारे इन्फ्लुएंस क्या होता है, रिलेशन विद द थॉट एंड बिहेवियर, राइट, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। एंड इसी के साथ साथ अंत में हम बात करेंगे मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स की, किस तरह से मॉरल एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं, किस तरह से पॉलिटिकल एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एटीट्यूड हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डेली बेसिस पे रोल प्ले करता है, इसे समझ लीजिएगा। थर्ड इज एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, राइट। नाउ एप्टीट्यूड को किस तरह से समझेंगे, देखिए, एप्टीट्यूड इज समथिंग विच इज एन इनबॉर्न एबिलिटी टू डू समथिंग, राइट। आपने नीट, क्लैट, कैट, ये सारे एग्जाम्स का जिक्र सुना होगा, जेई, नीट, क्लैट, कैट, ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं, ये एग्जाम्स आपका बेसिकली एप्टीट्यूड चेक कर रहे होते हैं। एप्टीट्यूड क्या होता है कि भाई आप में क्षमता है क्या कोई पर्टिकुलर काम को करने की, डू यू हैव द एबिलिटी टू डू सम वर्क और सम टास्क, और यू हैव द एबिलिटी टू गो इनटू अ पर्टिकुलर करियर। फॉर एग्जांपल, इफ यू क्लियर द नीट, राइट, इफ यू क्लियर द नीट एग्जाम विद गुड मार्क्स, दैट मीन्स यू हैव द एबिलिटी टू स्टडी मेडिकल और टू स्टडी मेडिसिन, MBBS करने की आप में एबिलिटी है। Similarly, if you clear the UPSC, you have the ability to become a career civil servant, right? So aptitude क्या चीज होती है, एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कैसे एप्टीट्यूड को डेवलप करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड इसी टॉपिक में आ जाता है फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। अब ये फाउंडेशनल वैल्यूज जैसे कि इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे ये हमारी लाइफ में डेली बेसिस पे हमें हेल्प करती है एज अ सिविल सर्वेंट, कैसे हमें इन चीज़ों के बारे में अवेयर होना है, डिफरेंट सिचुएशंस में कौन सी वैल्यू हमें हेल्प करती है, वो सब हमें यहाँ पर पढ़ना है। टॉपिक 4 की अगर मैं बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी ऑल्सो, आई वुड से कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हमें समझ आ गई हमारी लाइफ आसान हो जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में बेसिकली हम 4 चीज़ों को लेकर चलते हैं। वन इज ability to understand your emotions and ability to manage your emotions, 2 ability to understand someone else's emotions and public relation या फिर social relations, यानी कि चौथा हिस्सा आ जाता है वो ये कि भाई सामने वाले के इमोशंस को समझकर आप उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके इमोशंस को समझकर आप उससे कैसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे एक SDM गए, SDM को देखते ही लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, उनको गलत बोलना शुरू कर दिया, हाय हाय के नारे लगाने शुरू कर दिए। ऐसे में अगर SDM में इमोशनल इंटेलिजेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल अंडरस्टैंड कि भाई ये चीजें सारी मुझे ट्रिगर कर सकती हैं एंड ही विल कंट्रोल हिज एंगर, हिज इमोशंस, राइट। एंड सेकंड थिंग इज दैट ही विल ट्राई टू एम्पैथाइज दैट ये सामने वाली जो पब्लिक है ये क्यों गुस्से में है, ये क्यों हमारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम ही विल ट्राई टू हैव गुड रिलेशंस विद द पब्लिक एंड ट्राई टू make them disperse और make them go away, right? So यहाँ पर जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है इसमें यही सारी चीजें आ जाती हैं। क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस एंड उसके जुड़े हुए जो भी कंसेप्ट है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। अगर आप इसमें देखें कि हमारे जो मॉरल थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं,
हम यहाँ पे पढ़ते हैं ग्रीक फिलोसफर से उठाकर उनको पढ़ना शुरू करते हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल से हम यहाँ पे कहानी शुरू करते हैं। उसके बाद इंडियन फिलोसफर्स जैसे चाणक्य हो गए, देन इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, हिंदुइज्म है, फिर इस्लाम से कुछ उठाते हैं और फिर सिखिज्म से चीज़ों को उठाते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए फिर हम एंशियंट के बाद मिडीवल पे आते हैं, फिर मॉडर्न फिलोसफर्स पे आते हैं। मॉडर्न में भी इंडियन फिलोसफर्स एंड वर्ल्ड के जो फिलोसफर्स हैं, वेस्टर्न फिलोसफर्स, सबको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं, राइट। सो सभी जगह पे हमें कुछ ना कुछ देखने को, सीखने को मिलता है, खास करके ऐसी चीज़ें जो हमारी पर्सनल लाइफ एंड हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करती हैं, वो सब चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सीखेंगे। टॉपिक नंबर 6 की अगर हम बात करें, सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लेकर चलते हैं एज एन इंट्रोडक्शन टू द एथिक्स, टू द सब्जेक्ट ऑफ एथिक्स इन गवर्नेंस, राइट। तो यहाँ पर क्या क्या है हम पढ़ने वाले हैं, देख लेते हैं। स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, ethical concerns and dilemmas in government and private institutions, laws, rules, regulations and conscience as a source of ethical guidance, accountability and ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relations, funding and corporate governance। So basically हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से एथिक्स जो हैं वो गवर्नेंस या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अलग अलग पहलुओं को इम्पैक्ट करते हैं, कहाँ एथिक्स की ज़रूरत है, वो सब हम यहाँ पे देख चुके हैं, राइट। इसके बाद आखिरी जो टॉपिक है जो टॉपिक नंबर 7 है, अगेन अ गवर्नेंस रिलेटेड टॉपिक, जो कि प्रॉबिटी इन गवर्नेंस की बात करता है। प्रॉबिटी और इंटीग्रिटी में क्या डिफरेंस है वो हम खैर आने वाली क्लासेस में जानेंगे। गवर्नेंस में प्रॉबिटी का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पे समझेंगे। पब्लिक सर्विस का कंसेप्ट क्या होता है, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रॉबिटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, चार्टर जो है वो क्या होता है, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, कोड ऑफ एथिक्स, ये सारी चीज़ें बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो ये 7 टॉपिक्स हमने देखे एंड 8वां जो टॉपिक है वो इन्हीं टॉपिक्स से निकल कर आती है केस स्टडी। बेसिकली केस स्टडी में आपको प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच लेकर चलनी होती है। जो आपने कंसेप्ट्स को बिल्ड किया पहले 7 टॉपिक्स में, वही कंसेप्ट्स को आप यहाँ पे लागू करते हैं। देयर इज अ पर्टिकुलर अप्रोच टू डू द केस स्टडीज, देयर इज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डिफाइंड ऑन हाउ टू डू द केस स्टडीज, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। किस तरह से आपको इंट्रोडक्शन करनी है, किस तरह से लेट्स से बॉडी का पार्ट रहेगा, फिर कंक्लूजन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर केस स्टडी से जुड़ी हुई देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ केस स्टडी या फिर एक जो टॉपिक ऑफ 1 to 7 में से एक आधा टॉपिक लेकर आपके साथ डेली बेसिस पे यहाँ पे आऊँ एंड आपके साथ ये वीडियोस को लेकर चलूँ। अगर आप लोगों ने चाहा तो हम ये वीडियोस को लाइव भी लेकर आ सकते हैं। इन लाइव मोड व्हाट विल हैपन दैट इट विल बी अ 2-way डिस्कशन, जहाँ पे मैं आपके साथ केस स्टडीज को डिस्कस कर पाऊंगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू वांट मी टू कम अप विद द लाइव सेशंस, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, वो भी हम कर लेंगे। वीडियो को पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले दिनों में एथिक्स की वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।